सर ने काफ़ी सारी चीज़ें कहीं परिचय में कि मैं उद्यमी भी हूँ, गौशाला के साथ भी कार्य करता हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके जैसा ही एक किसान हूँ, जो धरती से जुड़ा हूँ। और चूँकि हमारे देश में किसान का विचार आते ही एक ऐसी तस्वीर शायद पैदा हो जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसके कपड़े मैले हैं और कपड़े अच्छे भी नहीं पहने हैं, गंदे हैं, शायद फटे हैं। और इसमें किसी का दुर्भाग्य नहीं, शायद देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि वो किसान आज हम सबका पेट भरता है। हमारी यदि स्कूल की किताबें भी हम उठाते हैं तो किसान का नाम लेते समय ही ऐसी कुछ पिक्चर आ जाती है। तो मुझे लगा कि नहीं, आप एक कोट पहन करके भी एक किसान को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के सामने। अपने हाथों से आपके जैसे हम काम करते हैं। सर ने मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बोलने के लिए बोला कि गौशालाओं से हम कैसे लाभ ले सकते हैं। पर मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि हम लाभ लेने के साथ-साथ गौशालाओं को लाभ दे भी कैसे सकते हैं, इस पर भी हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्टर सर गगनेश सर ने बोला कि बहुत सारी माताएँ हैं, जिनका उल्लेख किया, गंगा माता, पृथ्वी धरती माता, गौ माता। और बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारी धरती माता की और गौ माता की, ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब किसान आज वो परिस्थिति देखते होंगे जहां पर आपके खेत में गाय और सांड और बैल जो हैं वो घुस जाते हैं, उनको भगाने के लिए हम तार लगा रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसा होता है ना भैया? आप लोग कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसी समस्याएं महसूस करते हैं? सभी किसान हैं जी, बिल्कुल। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां गाय की पूजा करते हैं और आज ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जहां गाय को हमें धक्का दे करके या डंडा मार करके खेत से भगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? हमारे पहले स्पीकर्स ने बोला कि जो गाय का गोबर है वो तो सोना है। सोना देने वाले को क्या कोई मार के भगाता है? नहीं भगाता है, और भगा रहा है तो दुर्भाग्य है हमारा। शायद हमने पिछले कुछ सालों में जो तरक्की करी, तरक्की के नाम पर शायद आंखें बंद करी, ये कह सकता हूं, उसमें हम भूल गए कि हमारी जड़ें क्या कहती हैं। और आज बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, कोई बता सकता है आप में से? अभी हाल फिलहाल की बात है। जय जवान और आगे क्या था, कोई बताएंगे? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। यदि मैं थोड़े समय के लिए अपने सैनिकों को अलग रखूं तो तीन जो शब्द थे वो विज्ञान था, किसान था और अनुसंधान था। इनका समन्वय होना बहुत जरूरी है। हुआ क्या है कि पिछले कई दशकों में इनका समन्वय टूट गया। जैसे कि मेरी साथी महिला ने बताया कि हमने अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया केमिकल का। आज तो आप लोगों से मैं क्या कहूं, आप लोग जानते हैं कि बगल वाले पड़ोसी ने 1 कट्टा डाला है, भैया तू 1.5 डाल दे तो शायद फसल अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही करते हैं ना सर, बिना जाने। पतंजलि जैसा हमारे पास में इतना बढ़िया जो है संस्थान है जहां पर जानकारी दी जाती है, हम वो सब भूल जाते हैं। अपने आसपास में जो लोग कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। वापस आता हूं टॉपिक पर कि हम गाय के, गौशाला के इस्तेमाल से कैसे हम अपनी खेती को और देश के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। खेती आप लोगों को कोई सिखा नहीं सकता है, मेरा मानना है खेती आप लोग जानते हैं। लेकिन उस खेती में जो है आपका थोड़ा सा अनुसंधान, थोड़ा सा विज्ञान, इसका जो समन्वय टूट गया है उसको केवल वापस लाना है। सन 1950 में हमारी आज़ादी के 3 साल बाद हमारे देश में प्रति हेक्टेयर यूरिया जो पड़ता था, उसकी यदि मैं मात्रा आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। वो आधा किलो थी सर। आधा किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर में डलता था सन 1950 में। और आज यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय औसत तकरीबन 150 किलो है। इतना ज्यादा हमने अंधाधुंध शुरू कर दिया है। गाय का गोबर प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए वरदान है। इसके बिना शायद जैविक और प्राकृतिक खेती कर पाना संभव नहीं है हमारे लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि जो हमारी धरती को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, इसके हम नियमित इस्तेमाल से उन ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। मैं आपके बहुत पास की ही जगह से आया हूँ, जिला सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में।
एक समय था जब यूपी और उत्तराखंड एक था, तो बहुत ही करीब थे, एक ही राज्य का हिस्सा थे। मैं वहाँ से हूँ सर, और मैं अपने शहर की लगभग सारी गौशालाओं से पर्सनली टच में रहता हूँ। उनसे हम गोबर लेते हैं और इस गोबर का इस्तेमाल हम काला सोना जिसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में बनाते हैं हम, और बहुत अच्छी मात्रा में बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ। हमारा परंपरागत ज्ञान राष्ट्रीय और जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र से जैसे संस्थानों से, वहाँ के साइंटिफिक ज्ञान, इन सबको मिला करके अच्छी मात्रा में हम जो है वो खाद बना सकते हैं। आपको खाद बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अगर कुछ आपसे एक बात कहूँ कि हमारे देश में जो फसल अवशेष है, अगर हम उसको खाद में बदल लें तो 20 लाख किलो शायद हम एनपीके जो है वो अपनी फसल से ही पैदा कर सकते हैं, जो हम खरीदने के लिए आज लाइन में लगे रहते हैं। आप गौशाला के पास यदि जाते हैं, आप सबके घर में भी जानवर हैं, गौशालाओं से आप गोबर को ला करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक चीज़ है जो हम बना रहे हैं, चूँकि हमारी वो फसल के लिए, हमारी खेती के लिए वरदान है। संपूर्ण खाद है, जैसे हम दूध कहते हैं बच्चे के लिए संपूर्ण भोजन है, वर्मी कंपोस्ट संपूर्ण भोजन है। पर इसके अलावा बहुत, जो आज आप गाय भगा रहे हैं, मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा, यदि आप कभी सहारनपुर आएँ तो मैं आपको वहाँ की गौशालाओं पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ गाय के गोबर से कितने ही प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है। वहाँ पर दिवाली पर दिए बनते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ बनती हैं, वहाँ पर धूप बनती है, वहाँ पर गौमूत्र अर्घ बनता है। हम इस संस्था में खड़े हैं जहाँ पर शायद घी और डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है जो हम गाय से ली हुई चीज़ों से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर सब जगह बन सकता है और उसकी उपयोगिता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि कुछ जगहों पर अब गाय के गोबर से इस प्रकार की लकड़ियों का निर्माण हो रहा है जो हमारे अंतिम संस्कार में लकड़ी की जगह पर प्रयोग किया जाने लगा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है सर, कि हम जब गौशालाओं से जुड़ते हैं, गायों से जुड़ते हैं, हम वहाँ से चीज़ें लेते हैं और बदले में उनकी भी मदद करते हैं। हमारे यहाँ से चारा जाता है गौशालाओं में गायों के लिए, हमारे यहाँ से भूसा जाता है, यदि वो उपलब्धता नहीं हो सकती तो हम पैसे भी उनको देते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी जो है अपनी जगह पर गाय को पाल करके यदि प्राकृतिक खेती करना है और गौशालाओं से जुड़ करके जो है आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं अपनी धरती माँ के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा आज ही आप मान लें। आप सभी किसानों को अगर मैं कहूँ कि एक जो व्यापारी है वो आपके बाद या अपने बाद अपने बच्चों को क्या दे करके जाएगा, वो अपना व्यापार दे के जाएगा। यदि मैं पेट्रोल पंप चलाता हूँ तो मैं अपने बेटे को या बेटी को पेट्रोल पंप दे करके जाऊँगा। मैं यदि कोई दुकान चलाता हूँ तो मैं दुकान दे करके जाऊँगा। आप सब लोग किसान हैं। आप अपनी पीढ़ी को क्या ऐसी ज़मीन दे करके जाना पसंद करेंगे जिस पर उपजाऊ शक्ति खत्म हो चुकी होगी और कुछ नहीं उगेगा? बताएं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक ज्वलंत सवाल है कि क्या आप अगली पीढ़ियों को जमीन का ऐसा टुकड़ा देकर जाना चाहेंगे जो उपजाऊ नहीं होगा? नहीं देना चाहेंगे। उसके लिए आज ही जागने की हमको जरूरत पड़ेगी, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें ऐसी मंचों पर बुला करके आज हमारे भारत सरकार की बड़ी-बड़ी संस्थाओं से लोग आ रहे हैं। योग गुरु जी के यहाँ हमें ये मौका मिला है बात करने का, क्योंकि ये बदलाव कहीं से नहीं आएगा, ये बदलाव हर एक किसान जो यहाँ बैठा है उसके प्रण से आएगा, उसके प्रण से आएगा। आप यदि ये तय कर लेंगे कि मुझे देश के लिए बाद में करना है, पहले मुझे अपने बच्चे को जो दे करके ज़मीन जानी है अपने बाद में, वो ऐसा तो दे के जाऊँ कि वो मुझे बाद में ये ना कहे कि मेरे पूर्वज मुझे क्या देकर चले गए, इस पे कुछ नहीं उगता, इस पे कार्बन की प्रतिशत 0 हो गया है, नाइट्रोजन फास्फोरस कुछ नहीं है, इसमें जीवाणु सब खत्म हो चुके हैं। ऐसी धरती पर खेती कर पाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। अगर आप लोग अपनी धरती माँ को बचाना चाहते हैं तो आपको गायें, आपको गौशालाओं, इन सब से ज़मीनी तह पर जुड़ना होगा। और इसके बारे में कुछ भी यदि मेरे जैसे इंसान से आपको मदद चाहिए हो, मिल सके, मैं बहुत आपके पास में हूँ।
और शायद आज आप लोगों को सेशन के बाद में वर्मी कंपोस्ट का एक सैंपल भी सर लोग आपको देंगे। उस पर मेरा संपर्क है, यदि आपको अपनी प्राकृतिक खेती संबंधित, वर्मी कंपोस्ट संबंधित, गौशालाओं से कैसे जुड़ना है और कैसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं उसकी आवश्यकता पड़े तो आप निसंकोच मुझसे आधी रात को भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच पर। थैंक यू।